इन मेडिसिन लेट्स डिस्कस द ब्रोंकियल अस्थमा। तो इसमें कौन कौन से हेडिंग्स है? फर्स्ट डेफिनेशन इसका, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड क्लासिफिकेशन है, इन फोर्थ डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड लेट ऑनसेट अस्थमा है, देन फिफ्थ है रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रिगर्स, देन सिक्स्थ है पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा, देन इसके बाद है सेवन्थ क्लिनिकल फीचर्स है, एंड एट्थ है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वीज, नाइन्थ ट्रीटमेंट है इसका। तो फर्स्ट इसका डेफिनेशन है, क्या होता है ब्रोंकियल अस्थमा? तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें कि ब्रीथिंग पीरियडिकली रेंडर्ड हो जाती है, पीरियडिकली डिफ़िकल्ट हो जाती है। एंड किसकी वजह से होती है ये? ब्रोंकाई की नैरोइंग की वजह से। सो दैट इज़ क्रोनिक inflammatory disorder in which breathing periodically rendered difficult by widespread narrowing of bronchi. क्लिनिकली इसमें ना रिकरेंट एपिसोड्स आते हैं अस्थमा में, किस किस चीज़ के? वीजिंग के, ब्रीथलेसनेस के, टाइटनेस ऑफ चेस्ट के एंड कफ के। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी? फर्स्ट एयर फ्लो नैरोइंग होती है, तो एयर फ्लो की नैरोइंग हो जाती है। सेकेंड एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी हो जाती है, AHR दैट इज़, या फिर ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, दैट इज़ BHR। देन थर्ड ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देन थर्ड क्लासिफिकेशन है इसका। तो टाइप ऑफ एंटीजन के बेसिस पे एक होता है अर्ली ऑनसेट अस्थमा या फिर लेट ऑनसेट अस्थमा। अर्ली ऑनसेट अस्थमा या तो एलर्जिक हो सकता है या फिर एक्सट्रेंसिव फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। देन लेट ऑनसेट जो अस्थमा होता है वो नॉन एलर्जिक या इंट्रिंसिक होता है। देन बेस्ड ऑन ट्रिगर्स ये क्लासीफाई किया गया है, एक तो सीजनल, सेकेंड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड होता है, थर्ड ड्रग इंड्यूस्ड होता है, फोर्थ ऑक्यूपेशनल होता है, एंड फिफ्थ अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस इन स्मोकर्स होता है, एंड सिक्स्थ होता है कफ वेरिएंट अस्थमा। सो ये क्लासिफिकेशन है इसका। देन फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन द अर्ली एंड लेट ऑनसेट अस्थमा। तो ये टेबल 6.13 में है। क्या डिफरेंस होता है इसमें? एक तो ऑनसेट में डिफरेंस होता है, अर्ली ऑनसेट वाला या एटोपिक अस्थमा जो होता है वो अर्ली एज में आ जाता है, यूजुअली चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है, एंड लेट ऑनसेट या नॉन एटोपिक वाला जो होता है वो लेट एज में शुरू होता है। दैन सेकेंड इंडिविजुअल्स जो है अर्ली ऑनसेट में एटोपिक इंडिविजुअल्स अफेक्ट होते हैं, जबकि लेट ऑनसेट वाले में नॉन एटोपिक वाले इफेक्ट होते हैं। देन रोल ऑफ एक्सटर्नल एलर्जेंस क्या होता है? अर्ली ऑनसेट में स्ट्रॉन्ग रोल होता है जबकि लेट ऑनसेट में कोई रोल नहीं होता है। देन फैमिली हिस्ट्री, अर्ली ऑनसेट वाले में अस्थमा या एलर्जिक डिसीजेस की पॉजिटिव हिस्ट्री होती है, एग्जांपल एक्सीमिया, अर्टिकेरिया या हे फीवर की, जबकि लेट ऑनसेट वाले में जो हिस्ट्री रहती है वो लेस कॉमन या एब्सेंट होती है। देन ट्रिगरिंग इवेंट्स है फिफ्थ। तो अर्ली ऑनसेट वाले में एनवायरमेंटल एरोजेंस, एग्जांपल डस्ट, पोलेंस, एनिमल टेंडेड एंड फूड्स, ये सब काम करते हैं ट्रिगरिंग का। एंड लेट ऑनसेट वाले में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हुए रहते हैं ड्यू टू द वायरसेस, एग्जांपल राइनो वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब ट्रिगर्स का काम करता है। या इनहेल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, एग्जांपल स्मोक एंड फ्यूम्स, वो काम करते हैं ट्रिगर्स का। देन सिक्स है सेरम लेवल ऑफ IgE। तो अर्ली ऑनसेट में ये इंक्रीज हो जाता है एंड लेट ऑनसेट वाले में नॉर्मल रहता है। देन एट है स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट जो रहता है कॉमन इनहेलेटेड एलर्जेंस के लिए, वो अर्ली ऑनसेट वाले अस्थमा में पॉजिटिव आता है जबकि लेट ऑनसेट में नेगेटिव आता है। नाइन्थ है रेस्पॉन्स टू प्रोवोकेशन टेस्ट जो है अर्ली ऑनसेट में पॉजिटिव आता है, लेट ऑनसेट वाले में नेगेटिव आता है। सो ये डिफरेंस है अर्ली एंड लेट ऑनसेट अस्थमा में। देन फिफ्थ रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रिगर्स क्या होते हैं अस्थमा के, तो ये फिगर 6.6 में है। तो फिगर 6.6 दैट इज दिस वन। तो स्किन माइक्रोबायोम, नेजोफायरेंस माइक्रोबायोम, लंग माइक्रोबायोम एंड गट माइक्रोबायोम, ये सारी चीज़ें होती है बॉडी में। स्किन माइक्रोबायोम किससे अफेक्ट होता है? इन्फेंट फॉर्मूला या रॉ काउ मिल्क से। देन मोड ऑफ डिलीवरी, मैटरनल डाइट या मैटरनल एंटीबायोटिक्स से भी अफेक्ट हो सकते हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करेगा। ब्रेस्ट मिल्क एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करेगा। इन्फेक्शन हिस्ट्री या एंटीबायोटिक यूज़ या वैक्सीनेशन भी एक रिस्क फैक्टर है। देन फैमिली साइज, सिपशिप ऑर्डर या डे केयर अटेंडेंस कितना मिल रहा है, वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है।
टाइम विंडो, ऑर्गेन डेवलपमेंट या इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट एक रिस्क फैक्टर है। देन गट माइक्रोबायोम को जो अफेक्ट करेगा वो क्लोज कॉन्टैक्ट विद पेट्स एंड फार्म एनिमल्स हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं अस्थमा के लिए। और इसको हम प्रॉपर हेडिंग्स में देखें तो एक तो रिस्क फैक्टर्स, दूसरा ट्रिगर्स है। तो रिस्क फैक्टर्स में एक हो सकता है एंडोजिनस फैक्टर्स एंड दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एंडोजिनस फैक्टर्स में है एक तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो सकता है अस्थमा के लिए। सेकेंड एटोपी, मतलब एटोपिक इंडिविजुअल्स ज़्यादा प्रोन होते हैं। थर्ड एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है तो वो ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे। देन फोर्थ जेंडर एंड एज भी अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसमें फर्स्ट हाइजीन हाइपोथेसिस है, मतलब जो लोग इसके अकॉर्डिंग ये है कि चाइल्डहुड में जो लोग ज़्यादा हाइजीनिक रहते हैं और किसी भी बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आते, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं लेटर लाइफ में अस्थमा होने के, जबकि जो लोग एक्सपोज्ड रहते हैं उनको कम चांसेस होता है। देन सेकेंड एलर्जेंस हैं, तो एलर्जेंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाएंगे। थर्ड ऑक्यूपेशनल सेंसिटाइजर्स हैं। देन सेकेंड ट्रिगर्स है रिस्क फैक्टर्स के अलावा। तो ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो इनहेल्ड एलर्जेंस हो सकते हैं, दूसरा एयर पॉल्यूशन, एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस। देन थर्ड पैसिव स्मोकिंग हो सकता है। फोर्थ फिजिकल फैक्टर्स, इसका एग्जांपल कोल्ड एयर हो गया। देन फिफ्थ इमोशनल स्ट्रेस एक ट्रिगर का काम कर सकते हैं। देन सिक्स्थ है पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। तो इसको हम फ्लो चार्ट एंड फिगर से देख सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें होता क्या है, एयरवे इन्फ्लेमेशन होता है तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। सेकेंड स्ट्रॉन्ग हेल्पर T2 सेल्स का रिस्पॉन्स आता है। थर्ड हेल्पर T2 सेल्स जो है वो सीक्रीट करते हैं साइटोकाइंस। एंड फोर्थ सेल्स इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। तो जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो है एक तो मास्ट सेल्स जो कि अर्ली रिएक्शन में आते हैं एंड लेट फेज रिएक्शन दोनों में आते हैं। देन सेकेंड यूसिनोफिल्स है एंड थर्ड डेंड्राइटिक सेल्स, ये 3 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं। देन सेकेंड इसका स्टेप होता है इन्फ्लेमेशन के बाद एयरवे रीमॉडलिंग का। तो एयरवे रीमॉडलिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन है इसका, कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस होता है ब्रोंकियल वॉल में, जो कि किस वजह से होता है, रिपीटेड बाउट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के कारण, और क्रोनिक अस्थमा में ये ऑब्जर्व होता है। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस इन ब्रोंकियल वॉल ड्यू टू रिपीटेड बाउट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑब्जर्व्ड इन क्रोनिक अस्थमा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स का साइज एंड नंबर बढ़ जाता है। सेकेंड ब्रोंकियल वॉल स्मूथ मसल की जो है हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेशिया हो जाता है, तो अगेन इसका साइज एंड नंबर बढ़ जाता है। थर्ड वेस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड फोर्थ सब एपिथेलियम कोलैजन आ जाता है। देन अगेन इसके पैथोजेंस, इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो एलर्जेंस, हाउस डस्ट माइट या माइक्रोब्स यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रिगर कर रहा है एपिथेलियम को। तो एपिथेलियम जो है वो इनिशिएटर्स में आता है। तो इसमें डेंड्राइटिक सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बी सेल्स, CD4 प्लस T सेल्स। तो ये सारे सेल्स हैं एंड ये सारे सेल्स और साथ में मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से इम्यून सेल्स पूरे एक्टिवेट हो गए और वो एम्पलीफाई कर रहे हैं उस चीज़ को, एम्पलीफायर्स हो गए ये। देन उसके बाद माइक्रोफेजेस एक्टिवेट हो रहे हैं एंड FPs एंड SMCs फाइनली एक्टिवेट हो रहे हैं, दैट इज़ द इफेक्टर सेल्स है वो, और वो फाइनली रीमॉडलिंग करा रहे हैं एयरवे की। तो ये सेल्स एंड मीडिएटर्स ऑफ अस्थमा हो गया। देन यहाँ पे पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा शो किया गया। तो इसमें एलर्जन आया, फिर मैक्रोफेज या फिर डेंड्राइटिक सेल को एक्टिवेट किया या मास्ट सेल को एक्टिवेट किया दूसरा। तो मैक्रोफेज जब एक्टिवेट हुआ तो TMU2 एंड यूसिनोफिल एक्टिवेट हुआ एंड मास्ट सेल के एक्टिवेट होने से यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हुआ। तो यूसिनोफिल जो है फिर वो नर्व एक्टिवेशन करा रहा है एंड नर्व एक्टिवेशन की वजह से फिर सेंसरी नर्व एक्टिवेशन जो हुआ है तो सेंसेस एक्टिवेट हो गए एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, ये सब जो आ रहा है ना वो कोलिनर्जिक रिफ्लेक्स की वजह से आ रहा है एयरवे स्मूथ मसल में। एंड यहाँ पे एक म्यूकस प्लग भी फॉर्म हो गया है, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन और हाइपरप्लेजिया की वजह से। तो म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ गया एंड उसका नंबर्स भी बढ़ गए म्यूकस ग्लैंड्स के। एंड और क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लाज्मा लीकेज हो रहा है, इसकी वजह से ईडिमा हो रहा है।
तो वेजोडाइलेशन भी हो रहा है, साथ में न्यू वेजल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंजियोजेनेसिस हो रहा है। तो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। एयरवे एपिथेलियम है, यहाँ पे एपिथेलियम से सिड्यूसिंग है। देन फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया, सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस हो गया। तो ये सारा पैथोजेनेसिस है अस्थमा का। देन पैथोलॉजी ऑफ अस्थमा अगेन यहाँ पे शो किया गया। एक तो नॉर्मल एयरवे ऐसा होता है, देन इसमें रिलैक्स्ड स्मूथ मसल्स होते हैं। तो अस्थमेटिक एयरवे में वॉल इन्फ्लेम्ड हो जाती है और थिकन हो जाती है सामने की। एंड अस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक क्या होता है कि स्मूथ मसल्स भी टाइटन हो जाती है, साथ में वॉल इन्फ्लेम्ड एंड थिकन तो होगी, साथ में स्मूथ मसल्स भी टाइटन हो जाएंगी और एयर ट्रैप्ड हो जाती है एल्वेलाई में। सी पैथोलॉजी ऑफ अस्थमा, इसका फ्लो चार्ट देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा का। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो रहते हैं, एलर्जेंस या सेंसिटाइजर्स, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को अफेक्ट करते हैं, दैट इज मास्ट सेल्स, यूसिनोफिल्स को एंड हेल्पर T2 सेल्स को। फिर जो मीडिएटर्स होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर दैट इज PAF, ब्रेडिकाइनिन या एडेनोसाइन, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स या नाइट्रिक ऑक्साइड, साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस, ये सारे ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन को लीड करते हैं। और ये ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से डायरेक्टली भी हो सकता है। देन ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, ब्रोंकियल हाइपर सेंसिटिविटी या आती है, साथ में ट्रिगरिंग फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो उसकी वजह से ईडिमा होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, म्यूकस प्रोडक्शन होता है, एंड इसकी वजह से एयरवे नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से फाइनली कफ आता है, व्हीज आता है, ब्रीथलेसनेस आता है और चेस्ट टाइटनिंग होती है। सो इसका पैथोजेनेसिस है। देन नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो हेडिंग है क्लिनिकल फीचर्स की। फर्स्ट एपिसोडिक अस्थमा आएगा इसमें, सेकेंड सिवियर एक्यूट अस्थमा या स्टेटस अस्थमैटिकस आएगा, देन थर्ड क्रॉनिक अस्थमा आएगा, फोर्थ फिजिकल साइंस है, एंड फिफ्थ एक्यूट एक्ससरबेशन है। तो फर्स्ट एपिसोडिक अस्थमा, इसमें एपिसोड्स आते हैं एसिम्प्टोमेटिक पीरियड्स के साथ, तो फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन वेरी कर सकता है। थर्ड वीजिंग और डिस्निया आता है, एंड फोर्थ स्पॉन्टेनियस से ट्रिगर दोनों हो सकता है। देन सेकेंड सिवियर एक्यूट अस्थमा या स्टेटस अस्थमैटिकस है, तो इसमें ये मोस्ट सिवियर फॉर्म होता है, इसमें सिवियर डिस्निया और साथ में अनप्रोडक्टिव कफ आता है। एंड थर्ड पेशेंट प्रिफर करता है अपराइट पोजीशन को, एंड फोर्थ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है एक्यूट अस्थमा थेरेपी पे भी। देन फिफ्थ सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है, सीवियर साइनोसिस हो जाता है उसकी वजह से, एंड डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। देन थर्ड क्रॉनिक अस्थमा है, तो क्रॉनिक अस्थमा में क्रॉनिक परसिस्टेंट सिम्टम्स मिलते हैं, एंड इसमें स्पॉन्टेनियस कफ और वीज एपिसोड्स मिलते हैं। देन थर्ड क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ मिलता है इसमें। एंड फोर्थ फिजिकल साइंस क्या होता है अस्थमा के, एक तो इंस्पेक्शन में हमको क्या मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज मिलेगा, सेकेंड असेसरी मसल्स का यूज़ करते हुए रेस्पिरेशन हो रहा होगा, देन सेकेंड परकशन में हमको क्या मिलेगा, हाइपर रेजोनेंट नोट मिलेगा, एंड थर्ड ऑस्कल्टेशन में वेस्कुलर साउंड्स मिलेंगे, रोंकाई मिलेंगे या साइलेंट चेस्ट भी मिल सकता है बाद में। देन फिफ्थ एक्यूट एक्ससरबेशन के केस में क्या होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल एक्यूट एक्ससरबेशन, मतलब कोई वेरिएंट ऑफ अस्थमा में अगर लॉस ऑफ कंट्रोल होता है तो एक्यूट एक्ससरबेशन कहलाता है। ये माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर तीन टाइप का हो सकता है। तो माइल्ड में जो पेशेंट है वो एक ही ब्रीथ में कंप्लीट कर सकता है सेंटेंस को, मॉडरेट वाले में कंप्लीट नहीं कर पाता है उस सेंटेंस को एक ब्रीथ में, एंड सिवियर वाले में वो वर्ड्स में टॉक करता है एंड रेस्टलेस हो जाता है एकदम। देन एट्थ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वीज का, तो क्या क्या हो सकता है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फर्स्ट ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, सेकंड कार्डियक अस्थमा, थर्ड COPD हो सकता है, फोर्थ रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एंड फिफ्थ सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस हो सकता है। देन नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट है, तो इसको टेबल की हेल्प से भी देख सकते हो। तो क्लासिफिकेशन है ऑफ अस्थमा सिवियरिटी, एंड ये इनिशिएटिंग ट्रीटमेंट इन पर्सन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 ईयर्स ऑफ एज है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सिवियरिटी अगर हम देखें तो इम्पेयरमेंट जो होता है नॉर्मल FEV1 अपॉन FVC क्या होता है, 8 to 19 ईयर्स में 85% होता है, एंड 20 to 39 ईयर्स में 80% होता है, 40 to 59 ईयर्स में 75% होता है, एंड 60 to 80 ईयर्स में 70% होता है। देन सिम्टम्स अगर हम देखें तो इंटेंट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, सारे में अलग अलग सिम्टम्स आएंगे। परसिस्टेंट अस्थमा के अंदर माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर आएगा, एंड
एक इंटरमिटेंट अस्थमा होता है। तो इंटरमिटेंट वाले में जो सिम्टम्स आते हैं ना, वो लेस देन या इक्वल टू 2 डेज़ पर वीक आता है, जबकि माइल्ड वाले में परसिस्टेंट के अंदर जो माइल्ड है उसमें ग्रेटर देन 2 डेज़ पर वीक आता है, पर डेली नहीं आता है। मॉडरेट वाले में डेली आता है, सिवियर वाले में पूरे दिन आता है। देन नाइट टाइम जो अवेकनिंग्स होती है इंटरमिटेंट वाले में 2 बार से कम होती है 1 महीने में, माइल्ड वाले में 3 से 4 बार हो जाती है हर 1 महीने में। देन मॉडरेट वाले में ग्रेटर देन 1 पर वीक हो जाती है, पर नाइटली नहीं होती है वो। देन सिवियर में ज़्यादातर 7 बार हो जाती है हर 1 हफ्ते में। देन शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट जो है सिम्टम कंट्रोल के जो यूज़ किया जाता है, वो इंटरमिटेंट वाले में लेस देन या इक्वल टू 2 डेज़ पर वीक यूज़ किया जाता है। माइल्ड में ग्रेटर देन 2 डेज़ पर वीक यूज़ किया जाता है, पर डेली नहीं यूज़ किया जाता है, और एक से ज़्यादा किसी भी दिन में यूज़ नहीं किया जाता है। मॉडरेट वाले में डेली यूज़ किया जाता है, एंड सिवियर वाले में एक दिन में बहुत बार यूज़ किया जाता है। देन इंटरफेरेंस अगर नॉर्मल एक्टिविटी के साथ देखें तो इंटरमिटेंट में कोई नहीं होता है इंटरफेरेंस। माइल्ड वाले में माइनर लिमिटेशन आता है, मॉडरेट वाले में कुछ लिमिटेशन आता है, सिवियर वाले में बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। देन लंग फंक्शन कैसा होता है, इंटरमिटेंट में नॉर्मल FEV1 आता है एक्सरबेशंस के बीच में, एंड FEV1 ग्रेटर देन 80% ऑलमोस्ट आता है, एंड FEV1 अपॉन FVC का जो रेशियो है वो नॉर्मल रहता है। जबकि माइल्ड वाले में FEV1 ग्रेटर देन 80% प्रेडिक्ट किया जाता है, एंड FEV1 अपॉन FVC नॉर्मल होता है अगेन। मॉडरेट वाले में FEV1 ग्रेटर देन 60 होता है, बट लेस देन 80% प्रेडिक्ट किया जाता है, एंड FEV1 अपॉन FVC जो है वो रिड्यूस हो जाता है 5% तक। देन सिवियर वाले में FEV1 लेस देन 60% प्रेडिक्ट किया जाता है, एंड FEV1 अपॉन FVC का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 5% तक रिड्यूस हो जाता है। ना रिस्क जो है वो कैसी रहती है, एक्सरबेशंस जिसमें ओरल सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की ज़रूरत होती है, वो इंटरमिटेंट वाले में 0 to 1 मतलब 0 से लेकर 1 बार ज़रूरत पड़ती है 1 साल में, जबकि जो माइल्ड मॉडरेट एंड सिवियर है उसमें ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 टाइम्स पर ईयर की ज़रूरत होती है, एंड सिवियरिटी एंड इंटरवल कंसिडर करना होता है हमको लास्ट एक्सरबेशन से। एंड फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी फ्लक्चुएट कर सकती है ओवर द टाइम पेशेंट्स में किसी भी सिवियरिटी कैटेगरी में, एंड रिलेटिव एनुअल रिस्क ऑफ एक्सरबेशन जो है वो FEV1 से रिलेटेड होता है। रिकमेंडेड स्टेप क्या होता है ट्रीटमेंट को इनिशिएट करने के लिए, तो इंटरमिटेंट में स्टेप 1 यूज़ किया जाता है, माइल्ड में स्टेप 2 यूज़ किया जाता है, मॉडरेट में स्टेप 3 यूज़ किया जाता है, एंड सिवियर में स्टेप 4 या 5 यूज़ किया जाता है, एंड इसमें साथ में ओरल सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के शॉर्ट कोर्स के भी कंसिडर किया जाता है। देन 2 से 6 हफ्ते में इवैल्यूएट करते हैं हम लेवल ऑफ अस्थमा कंट्रोल को जो अचीव हुआ है, एंड एडजस्ट करते हैं थेरेपी को अकॉर्डिंगली। तो ये था ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।